हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे सब्जेक्ट जो है जियोग्राफी यानी भूगोल के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर होता है यानी कि भौतिक भूगोल यानी कि प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर होता है उस पेपर का नाम है भौतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी के यूनिट 2 को आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 को कंप्लीट अध्ययन कर लिया। जितने भी इसमें टॉपिक थे उन सभी को बेहतरीन तरीके से हमने अध्ययन किया है। साथ ही साथ सिलेबस को भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया अच्छे तरीके से। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप जैसे ही उसे ओपन करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ उसमें यानी कि इस सब्जेक्ट से इस पेपर से संबंधित जितनी भी हमने वीडियोज़ बनाई उन वीडियोज़ को आप सिस्टमेटिक वे में आप उस प्लेलिस्ट में देखने को पाएंगे। तो आप उन्हें भी देख लेना। अब हम चलते हैं यूनिट 2 को देखते हैं। यूनिट 2 में हमें पढ़ना क्या है आज के इस वीडियो में। यूनिट 2 में हमें क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है, उन्हें पढ़ना क्या है। तो देखिए यूनिट 2 में हम देखते हैं, यूनिट 2 में हमें महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित पढ़ना है। दूसरी चीज़ भू संतुलन यानी धरती जो स्थित है ना, कैसे स्थित है, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर्वत है, फिर भी वो संतुलन बना है, तो इसके विषय में पढ़ना है। भूकंप एवं ज्वालामुखी, इसके विषय में पढ़ना है। भूकंप और ज्वालामुखी क्या है और कहाँ कहाँ कैसे क्या है, सारी चीज़ें इसके विषय में पढ़ना है। भू सन्नति, भू विवर्तनिकी की अवधारणा, इन सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इन चारों चीज़ को हमें यूनिट 2 में हमें इसे पढ़ना है। हम सारे उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से, जो भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आप उन प्रश्नों का आंसर इजीली दे पाएंगे और आसानी से बेहतरीन तरीके से हेडिंग वाइज आप अच्छे से आंसर उसका दे पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है, यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है महासागरों एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, इसके विषय में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर ने, जो वेगनर है, उन्होंने 1912 ईस्वी में इस सिद्धांत को परिकल्पना को दिया। उन्होंने बताया, अल्फ्रेड वेगनर ने जलवायु संबंधी परिवर्तन बताया, कई सारे रीजन बताए कि कैसे कैसे चीज़ें, यानी कि हमारा जो महाद्वीप है, महासागर है, इनका उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उन्होंने बताया पहले जो धरती है वो पूरी रेड हॉट, इनकी एक गोला है, जो इनकी धरती पूरी गोल रूप से थी और पूरी एकदम गर्म लाल लप्त थी, तप्त एकदम तपती हुई लाल, एकदम से पूरी तरीके से हॉट थी एकदम से। उसके बाद क्या हुआ, गर्मी थी, एकदम गर्म धरती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ वो ठंडी होती गई, और जब ठंडी होती गई तो बारिश हुआ। बारिश होने के बाद चारों तरफ पानी भर गया, इनकी उसके बाद जब पानी भर गया तो उसको कहते हैं, इनकी जो पानी भरा क्षेत्र है उसको बोलते हैं पैंथालासा सागर, और जो स्थल खंड था उसको बोलते हैं पैंजिया। क्या बोलते हैं, पैंजिया। ठीक है, उसको बोलते हैं पैंजिया। और जो स्थल सागर था, जो सागर था जहाँ पर पानी था, उसे पैंथालासा सागर कहते हैं। फिर कई वर्षों के बाद धीरे धीरे कई समय बीतता गया, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया और धीरे धीरे स्थल खंडों में क्या होता गया, एक तरीके से प्रतिस्थापित होने लगे, बिखरने लगे धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए गैप आ गया, तो यहाँ पर एक टेथिस सागर का इसे निर्माण होता है। टेथिस सागर यहाँ पर होता है, जो टेथिस सागर आगे चलकर इसका जो भारत के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो टेथिस सागर था और ये पैंजिया और पैंथालासा सागर। उसके बाद समय के साथ साथ और जब आगे बढ़ता गया, कई अरबों वर्ष जो बीते गए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये दो भागों में बट गया पूरा स्थलखंड। एक हो गया, ऊपर वाले को बोलते हैं अंगारा लैंड, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अंगारा लैंड या फिर इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो दो खंडों में बट गया, बाकी ये पैंथालासा सागर। तो ये जो विस्थापन हुआ, जो चीज़ ये स्थलखंडों का विस्थापन हुआ, इसका रीजन क्या था? रीजन यही था, बताया जाता है कि विश्व में जो उत्प्लावन बल है उसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल, इन सभी बलों के कारण विश्व में जो विस्थापन हुआ उसका ये। और साथ ही साथ पश्चिम में अगर देखा जाए तो ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल के कारण जो ज्वारीय बल होता है ना, देखिए कभी आप समुद्र का देखिए ऊपर नीचे पानी होता है ना, जब ज्वार भाटा, तो ज्वारीय बल के कारण भी इस पर इफेक्ट पड़ता था। ठीक है, तो विस्थापन उन्होंने जो बताया। उसके बाद हम देखते हैं पैंजिया से उत्पन्न होने का साक्ष्य क्या है। ऐसा हम कैसे मानूं, क्यों मानूं कि ये उसी चीज़ से हो सकता है, कहीं और से, किसी और तरीके से। तो उन्होंने जो बताया है उसमें उन्होंने बताया सभी आकार जो है एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, यानी कि अगर सबको एक दूसरे में फिट करो तो वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे लगता है उसी का एक हिस्सा है टूट कर निकला है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि वो सब चीज़ को एक जोड़ सकते हैं, एक आकार में बनाया जा सकता है। पर्वत क्रमों की समानता, जहाँ पर ये जो टूटा हुआ हिस्सा और ये टूटा हुआ आपस में टूट गए, तो यहाँ की जो श्रृंखला है, यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ आपस में मैच करती हैं, एक जैसी होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ का जलवायु जैसा था वैसे यहाँ पर कई सारी चीज़ें समानताएं मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ इसी चीज़ से ये टूटा है। जीवाश्मों की समानता मिलती है। यहाँ अगर मान लीजिए कोई जीवाश्म था तो आधा उसमें चला गया, आधा इसमें, तो इस तरीके से जीवाश्मों को मतलब कि उसमें समानता मिलती है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, कोयला, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखते हैं कुछ कमियाँ भी इनमें रही होंगी, है ना, कई सारी कमियाँ रही। इन्होंने महासागरों के विषय में सही नहीं बताया, और ऐसा मतलब कि कई सारी कमियाँ हैं, आगे मैं और बताऊँगा कमियों के विषय में। पहले हम देखते हैं, अब देखिए वर्तमान समय में जो महासागरों की संख्या है, कितनी संख्या है? 5 है। वर्तमान में महासागरों की संख्या है 5। कौन कौन से? एक प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, इसी को बोलते हैं दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो 5 महासागर हैं। कौन कौन से, एक बार पुनः हम देख लेते हैं।
पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, और फिर तीसरा हिंद महासागर, और चौथा है आर्कटिक महासागर, और पांचवा है अंटार्कटिका महासागर। इसी को बोलते हैं दक्षिणी महासागर। ठीक है, अभी अब एक चीज़ और बताएंगे। इसमें देखिए वर्तमान महाद्वीप जो है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। महाद्वीप कितने हैं वर्तमान में? 7 हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है एशिया, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो कौन कौन से हैं एक तरीके से पुनः हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? एशिया एक हो गया, एक अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और अंटार्कटिका, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका जो है ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में है। अंटार्कटिका यहाँ पर भी है, यहाँ पर और यहाँ पर भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि एक तरीके से पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, तो यहाँ पर सागर है या फिर बर्फ़ है, स्थल है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको महासागर और महाद्वीप दोनों में रखा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम थोड़ा विस्तृत रूप में इसको देखते हैं। जो हमने बताया उसी चीज़ को लिखित रूप में कैसे देखते हैं। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या उसकी परिकल्पना जो है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय बहाव या महाद्वीपीय विस्थापन जो है उसकी परिकल्पना दी थी। उनके मुताबिक उन्होंने जो अपने अनुसार बताया कि महाद्वीप एक बार एक ही भूभाग में जुड़े हुए थे, यानी कि एक कुछ समय पहले जो था, जो वो पूरा संपूर्ण स्थलखंड जो भूभाग है वो एक ही चीज़ में जुटा हुआ था। धीरे धीरे समय के साथ वो टूटा है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि वो जो भूभाग है वो एक ही में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पैंजिया कहा है। किसी नाम से? पैंजिया नाम दिया था। पैंजिया का मतलब प्राचीन ग्रीक भाषा में पूरी पृथ्वी, पूरी संपूर्ण भूभाग पृथ्वी का ना। वेगनर का मानना था कि पैंजिया का लगभग 300 मिलियन साल पहले टूट गया, पहले टूटा था, यानी कि उस समय टूटा था, इस समय से विस्थापन शुरू हुआ था। ठीक है, फिर महाद्वीपीय अलग अलग हो गए, महाद्वीप जो हुए धीरे धीरे अलग होते गए और अपनी वर्तमान स्थिति में आ गए। ठीक है, इस तरीके से क्या है, यानी कि वेगनर जो है, इसमें वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। वेगनर ने अपने विचारों और सबूतों को साल 1915 में प्रकाशित अपनी किताब, जो उनकी किताब है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन में रखा था। क्या रखा था? यही बात उन्होंने बताया था। किस पुस्तक में? उन्होंने अपनी पुस्तक 1915 में प्रकाशित की। उनकी जो पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस पुस्तक में रखा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। वेगनर के सिद्धांत से जुड़ी कुछ बातें, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताई। वेगनर ने सुझाव दिया था कि महाद्वीपों का बहाव समुद्र तल के फैलने की वजह से हुआ। समुद्र तल जो है उसके जो नीचे की प्लेटें हैं उसके फैलने के कारण हुआ, धीरे धीरे खिसकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वेगनर ने यह भी कहा था कि महाद्वीपों के आकार अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ पूरी तरह एक जैसे थे। ठीक है, तो पूरी तरह एक ही जैसा था लगभग उसमें। और अगला जो है तीसरा इसमें पॉइंट है, वेगनर ने यह भी देखा कि कुछ जीवाश्म और चट्टानें केवल कुछ महाद्वीपों पर ही पाई जाती हैं। मतलब कि जो यहाँ है वही यहाँ, मतलब कि उस तरीके का एक वो बताया गया है कि जो मतलब कि कैसे, मतलब उनका साक्ष्य है, कैसे साबित कर सकते हैं कि मतलब उन्होंने ये बताया कि यहाँ का जलवायु लगभग सेम है। तो इस तरीके से जी वेगनर के सिद्धांत से जुड़ी कुछ कमियाँ भी थी। कौन कौन सी कमियाँ? जैसे इन्होंने महासागरों के विषय में बताया था। वेगनर ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि महाद्वीपों का बहाव सिर्फ मेसोजोइक युग में ही शुरू क्यों हुआ। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि उसी समय से ऐसा क्यों शुरू हुआ, पहले से शुरू हो सकता था या फिर अब कुछ भी हो सकता है। वेगनर के सिद्धांत में महासागरों का ध्यान में नहीं रखा गया था कि महासागर क्या है, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं दी गई थी महासागरों के, सिर्फ महाद्वीपों के विषय में बताया। वेगनर ने प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है भू संतुलन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है भू संतुलन, इसमें देखते हैं इसको बोलते हैं समस्थिति या भू संतुलन। इसका अर्थ एवं परिभाषा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे प्लॉट, इसमें दो लोगों का मत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भू संतुलन का मतलब हम समझा देते हैं कि जो धरती है, धरती पर कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं तो मतलब एक तरीके से कहीं पर ज़्यादा डेंसिटी है, यानी कि फिर भी मतलब कि ये कैसे स्थित है, कैसे मतलब ये एक संतुलित बना रखी है, समस्थिति में व्यवस्थित है, कैसे अपने आप को एक ऐसी स्थिति में बनाए रखी है जिससे कोई अस्त व्यस्त कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही, यानी कि अपनी एक समतल स्थिति में बनाए रखा है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो समस्थिति या संतुलन का क्या अर्थ है उसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अब देखिए इसमें प्लॉट का नियम क्या है उसे हम देखेंगे, और इसमें एरी का, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लॉट का मत था जिनकी उन्होंने बताया क्या, जितनी ऊंचाई, उन्होंने यही बताया कि जितनी ऊंचाई ज़्यादा होगी जिस चीज़ की, यानी कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ है, पहाड़ है, पर्वत, तो जिस भी चीज़ की जितनी ऊंचाई अधिक होगी उतना ही उस चीज़ का घनत्व कम होता जाएगा। यानी कि ऊंचाई अगर बढ़ती है किसी चीज़ की तो घनत्व उस चीज़ का कम होता जाएगा, जिस कारण बैलेंस बना रहता है। और जो चीज़ नीचे रहेगी उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा, तो ऊपर जाएगी तो क्या वो दिक्कत है, घनत्व कम होता चला जाएगा, तो वो बैलेंस हो जाता है एक दूसरे से। यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पर जो नीचे है इसकी जो एक तरीके से क्या है घनत्व जो है
वो ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर घनत्व तो ज़्यादा है, लेकिन ये ऊपर है तो घनत्व तो अब इसका कम होता जाएगा ऊपर, तो इसीलिए अब ऊपर और नीचे ये आपस में बराबर कर लेंगे, क्योंकि कम है यहाँ पर ज़्यादा, तो एक दूसरे से बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ कहने का मतलब है। और संतुलन रेखा पर, संतुलन रेखा ये जो होती है एक संतुलन रेखा होती है, और इस रेखा पर दबाव समान पड़ता है। यानी यही चीज़ हम कह रहे हैं कि जो भी संतुलन रेखा है ना, अगर यहाँ पर ज़्यादा रख दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, नीचे ढह जाएगा, लेकिन यही कहा जा रहा है वो संतुलन का मतलब ये जो संतुलित रेखा, संतुलन रेखा है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ है, जो जितना ऊंचा जाएगा, ऊंचाई होगी, उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो जितना ऊंचाई कम होगी उसका घनत्व उतना अधिक होगा, तो इससे बैलेंस बन जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एरी का मत क्या है। एरी का मत हम देखते हैं। इन्होंने भी बताया, लेकिन इन्होंने दूसरी चीज़ बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने समान भार होगा तब, देखिए पहाड़, पठार, समुद्र, इन सभी चीज़ों का भार जो है धरती के भीतर प्लेट पर समान भार पड़ता है। कैसे? देखिए, ये मान लीजिए धरती है, ठीक है, धरती की ये जो कहते हैं एक तरीके से संतुलन रेखा है, तो इस रेखा जो संतुलन रेखा है, इस पर समान भार पड़ेगा, चाहे वो समुद्र हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, इस चीज़ पर एक समान तरीके से एक बैलेंस बनाएगा, संतुलन बनाएगा। अब ये चीज़ कैसे उन्होंने बताया, समझाने की कोशिश की है, उसको हम देखते हैं। देखिए, जैसे उन्होंने बताया ये संतुलन रेखा है, तो यहाँ पर देखिए पहाड़, उन्होंने कोई भी चीज़ जितना उठी होती है, यानी कि कोई भी चीज़ जितना उठी होती है, मान लीजिए ये 10 मीटर उठी है, तो उससे यानी कि जो भी उठी है वह उससे 9 से यानी 8 से 9 गुना तक धरती के भीतर धंसी होती है। ठीक है, तो धरती के भीतर धंसी होगी उससे 8 से 9 गुना, जिस कारण क्या होता है, धरती का बैलेंस बना रहता है। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 10 मीटर है, तो ये कि लगभग 90 मीटर अंदर धंसा होगा ये यानी पहाड़। ये पहाड़ अगर 10 मीटर ऊंचा है, तो ये लगभग 90 मीटर गहरा नीचे धंसा होगा, तभी बैलेंस बना पा रहा है, तभी तो आराम से उठा है ना, आराम से रखा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पठार है तो पठार जो है वो अपने से 8 से 9 गुना धंसा होगा, ताकि एक बैलेंस बना रहे धरती, संतुलन रेखा जो है वो सदैव एक समान रहे। तो यही चीज़ समझाया जा रहा है इसमें। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं अच्छे से इसकी परिभाषा जो है, कि इसमें क्या कहा गया है। समान भार होगा कैसे? पहाड़, पर्वत, समुद्र, इन सभी का भार जो है धरती के भीतर प्लेट पर समान पड़ता है। ठीक है, और कोई भी चीज़ जितना उठी होती है वह उससे 8 से 9 गुना धरती के भीतर धसी होती है, जिस कारण से संतुलन बना रहता है। यही एरी का मत था। और प्राट का मत क्या था? कि जितना कोई चीज़ ऊंचाई होगी, जितनी ऊंचाई ज़्यादा होगी उसका उतना ही घनत्व कम होगा। ठीक है, जिस कारण से बैलेंस बना होता है। यही दोनों लोग का मत था, और यही डिफरेंस है दोनों में। आगे हम देखते हैं भू संतुलन एवं समस्थिति का अर्थ, इसके विषय में देखें। इसमें हम देखते हैं इस चीज़ का अर्थ जो है, पृथ्वी की भूपर्पटी की सतह जो है उच्चावच के रूपों में स्थित है, जहाँ पर पहाड़, नदी, पठार हैं, समुद्र उनके भार के अनुसार भूपर्पटी के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था है। यही तो हमने बताया ना, कि एक संतुलन रेखा है जिस पर पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र जो भी है उनका संतुलन सदैव बना रहता है। किस प्रकार? ठीक है, तो वही एक अवस्था है उसमें, भू संतुलन। ठीक है, तो आपसे कोई डिफिनीशन पूछ सकते हैं भू संतुलन क्या है, तो धरती की एक ऐसी संतुलन रेखा जिस पर पहाड़, पर्वत, नदी, चट्टान, समुद्र, इन सभी का समान भार पड़ता है, संतुलन बनाए रखता है। प्रॉट एवं एरी महोदय ने पृथ्वी के धरातल के नीचे के चट्टानों में घनत्व के अंतर को अपने अपने ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया। यही तो बताया था ना, प्रॉट ने और एरी इन दोनों महोदय ने इस सिद्धांत को, भूस्थितिकीय सिद्धांत, भू संतुलन सिद्धांत जो है, इस चीज़ को बताने की कोशिश की है। प्लेट टेक्टोनिक के जनक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912, ये तो पहले बता दिया, महाद्वीपों का भाव का प्रस्ताव रखा था, जो बताया था कैसे कैसे विस्थापित हो रहा है। उसके बाद देखते हैं सर जॉर्ज एरी का सिद्धांत। देखिए, एरी के मुताबिक पृथ्वी की पपड़ी, जो पृथ्वी की पपड़ी में फैली हुई लिथोस्फेरिक जड़ों की मोटाई में बदलाव से संतुलन बना रहता है। ठीक है, एरी के मुताबिक यहाँ पर देखिए, सतह पर जितना द्रव्यमान होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही से, ठीक है, कि सतह पर जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा, नीचे उतना ही मोटी होगी। एरी के मुताबिक सभी स्तंभों का घनत्व जैसा होता है, लेकिन उसकी गहराई में अंतर होता है। ठीक है, यही। और जॉन हेनरी प्राइंट का सिद्धांत जो है, प्रॉट का सिद्धांत जो है, उनके मुताबिक क्या है कि समुद्र तल से एक समान मोटाई होती है। प्राइट के मुताबिक कम घनत्व वाले क्षेत्र, जैसे कि पर्वत श्रृंखलाओं, ज़्यादा घनत्व वाले क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा तैरते हैं। और पैंट के मुताबिक ऊंचाई और घनत्व में से उल्टा अनुपात होता है, यानी जो स्तंभ जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जो यहाँ पर लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखिए, जो आपने देखा, हमने आपको ईजिली लैंग्वेज में, ईजी आसान भाषा में यहाँ पर आपको समझा दिया है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है भूकंप एवं ज्वालामुखी से में देखते हैं ज्वालामुखी का अर्थ क्या है, इसके विषय में। अंतर्वेदी, बहिर्वेदी क्या? देखिए, ज्वालामुखी से सुनकर ज्वालामुखी यानी कि मुख से ज्वाला निकले, यानी कि एक पर्वत, मैग्मा वगैरह निकले, ये तो ज्वालामुखी है। अंतर्वेदी क्या? अंतर्वेदी जो अंदर, बहिर्वेदी का मतलब होता है जो बाहर ज्वालामुखी फटता है ना, निकलता है मलबा और लावा, मैग्मा वगैरह, लेकिन अंतर्वेदी में अंदर ही रह जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और
उसी चीज़ की क्रिया को अंतर्वेदी क्रिया और बहिर्वेदी क्रिया जब बाहर निकलता। ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं देखते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ये हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम कम समय में सारे टॉपिक्स को अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चंस आएँ तो उनसे हम एक समझ होनी चाहिए उन प्रश्नों को करने की, तो हम उसे आसानी से कर सकेंगे। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ गैस व जलवाष्प है। गैस व जलवाष्प लगभग 60 से 90% होता है, गैस व जलवाष्प। ठीक है, विखंडित पदार्थ भी होते हैं इसमें, CO2, SO2, N2, ये सारी गैसें होती हैं। ठीक है, और चौथी चीज़ लावा भी इसमें होता है। लावा दो तरीके का होता है, एक तो अम्लीय लावा होता है और दूसरा पैटिक लावा होता है। आपसे पूछ सकते हैं अम्लीय लावा क्या है या पैटिक लावा क्या है, तो आप बता सकते हो, आप बता क्या सकते हो। देखो, आपसे पूछ लिया अम्लीय लावा क्या है और पैटिक लावा क्या है, तो देखो अम्लीय लावा में क्या होता है, सिलिकॉन की मात्रा मैक्सिमम होती है, सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसका रंग पीला होता है, इसका रंग पीला होता है और ये बहुत ही गाढ़ा होता है। जिस कारण से गाढ़ा होता है, क्योंकि सिलिकॉन ज़्यादा होता है, इसका रंग होता है और ये बहुत ही गाढ़ा होता है, जिस कारण से इसकी ऊंचाई जो होती है, इस पर्वत की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, यानी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होती है और इसकी चौड़ाई में बहुत कम फैलता है, ये ऊंचाई में फैलता है। ठीक है, जबकि पैटिक लावा जो होता है, इसमें सिलिकॉन की मात्रा कम होती है, सिलिकॉन की मात्रा कम होती है और इसका रंग जो होता है ब्लैक होता है, काला रंग होता है और ये बहुत ही तरल होता है, जिस कारण से ये ऊंचाई में ना होकर चौड़ाई में फैलता है। देखिए ना, यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ग्राफ देखो, ये ऊंचाई में फैल रहा है और ये चौड़ाई में फैल रहा है। ठीक है, तो ये आप देख के समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ज्वालामुखी उद्भेदन का कारण क्या है। ज्वालामुखी उद्भेदन का कारण क्या हो सकता है, देखिए, यानी कि ज्वालामुखी आता क्यों है या फिर ये सारी चीज़। तो देखिए, जब धरती के भीतर जो होता है ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, तब ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न हो। और दूसरा हो सकता है तरल लावा अंदर बन रहा हो, तरल लावा बन रहा हो लगातार, तो वहाँ से फिर निकलने का एक रीजन बन जाता है, कारण हो जाता है। और फिर तीसरा इसमें देखिए लावा का ऊर्ध्वगमन, जो लावा जो होता है वो सीधे ऊर्ध्वगमन निकलता है ना, सीधे बाहर की ओर फेंकता है, तो इसका भी रीजन हो सकता है। उद्भेदन का जो कारण है ये सब है। और गैस और जलवाष्प सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मतलब कि गैस और वाष्प जो होता है इस कारण से भी होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये धरती है, ये धरती है, धरती की सतह, तो नीचे क्या होगा, वाष्प है, जो गैस है वो दबाव करेगा, जलवाष्प जो कुछ भी है ये गैस वगैरह, ये वाष्प अवस्था में ये दबाव डालेगी, जिस कारण से यहाँ के पहाड़ी पर्वत जो होंगे वहाँ से एक मैग्मा निकलेगा, ये सारी गैसें निकलेंगी, तो एक ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होगी। तो ये ज्वालामुखी आने का कारण जो ये निम्नलिखित हैं, ऊष्मा की उत्पत्ति, तरल लावा, लावा का ऊर्ध्वगमन और गैस तथा वाष्प। ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं देखते हैं। ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग हैं, तो ज्वालामुखी के अंग जो हैं, ज्वालामुखी के अंग देख सकते हो, ये एक पहाड़ होता है ना, पहाड़ है, तो इसको बोलते हैं एक ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। और इस चीज़ को जो बीच में होती है, जहाँ से निकलता है मैग्मा वगैरह लावा, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नली। और ये जहाँ पर निकलता है इसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होता है, यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछते हैं, क्रेटर क्या होता है, कार्डेरा क्या होता है, कार्डेरा झील क्या होती है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, जब ये क्रिया बार बार होती रहती है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो छिद्र होता है ना, ये ऊपर वाला, ये धीरे धीरे ये छिद्र बड़ा होता चला जाता है। जब बढ़ता चला जाता है तो उस सिचुएशन जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रेटर, क्रेटर बोलते हैं। जब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाए, जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसे बोलते हैं कार्डेरा। और जब इसी में बारिश के कारण पानी भर जाए तो जिसके कारण बहुत काफ़ी विशाल हो जाता है छिद्र, तो जिससे एक झील का निर्माण लेता है, इसी को कहते हैं कार्डेरा झील। तो पूछ सकते हैं कार्डेरा झील क्या है या कब निर्मित होता है, तो आप बता सकते हैं जब भी ज्वालामुखी क्रिया होती है लगातार आने के कारण, जब भी उसका छिद्र जो होता है काफ़ी चौड़ाई उसका हो जाता है छिद्र, जिस कारण से वहाँ पर पानी भर जाता है और वहाँ पर उस झील का निर्माण करता है जो कार्डेरा झील कहलाता है। आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं। ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं वो दो तरीके से हैं। एक तो उद्गार के आधार पर, यानी कि उद्गार के आधार पर हम देख सकते हैं ज्वालामुखी, और एक होता है समय के आधार पर। समय के आधार पर कब आता है, कैसे आता है, तो देखिए उद्गार के आधार पर दो तरीके से होता है, एक केंद्रीय उद्भेदन होता है, एक दरारी उद्भेदन। केंद्रीय क्या होता है, जब ज्वालामुखी एक केंद्र से होता है। देखिए उद्गार के अनुसार का मतलब यही है, जैसे आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये जो एक पहाड़ है, ये पर्वत है, तो जब एक केंद्र से निकलता है, एक केंद्र से ज्वालामुखी निकलता है तो उसको बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन। लेकिन दरारीय उद्भेदन क्या होता है, जब ऐसे दरार से हर जगह से निकलता है तो उसको बोलते हैं दरारीय उद्भेदन। ठीक है, हम आगे और इसके विषय में और बताएंगे एग्जाम्पल, तो वहाँ पर हम और समझेंगे। ठीक है, और इसको हम देखते हैं समय के आधार, समय के अनुसार हम देखते हैं। समय के अनुसार एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, एक शांत ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा आता ही रहता है, कभी भी आ जाएगा, अभी आएगा, मतलब कि सक्रिय रहता है ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ये कभी कभी आता रहता है, प्रक्षुब्ध है। और शांत है तो शांत ही पड़ा रहता है, कभी आया था तो अब शांत पड़ा रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि शांत प्रक्षुब्ध ये कभी कभी आता रहता है, और ये सक्रिय जो हमेशा लगभग आता ही रहता है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं समय के अनुसार। आगे हम देखते हैं वितरण जो है, इसका वितरण क्या है, ज्वालामुखी का वितरण कैसे है देखते हैं। देखिए इसमें देखते हैं वितरण देखेंगे तो वितरण में सबसे पहला है प्रशांत महासागरीय जो है अग्निमेखला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फायर ऑफ
रिंग ऑफ फायर के नाम से इसे जानते हैं। प्रशांत महासागरीय जो अग्निमेखला है उसको अग्निमेखला ही कहते हैं, कि यानी कि रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वहाँ पर जो आता है हमेशा लगभग आता ही रहता है, यानी कि ज्वालामुखी हमेशा आता रहता है, भूकंप की स्थिति हमेशा बनी रहती है इस प्लेट के पास में, प्रशांत महासागरीय प्लेट के पास, ठीक है। और दूसरा है इसी कारण इसको अग्निमेखला रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। लगभग संसार का 60% ज्वालामुखी यहीं पर आता है। आगे हम देखते हैं दूसरा है मध्य महाद्वीपीय मेखला में 20% तक लगभग ज्वालामुखी था। और मध्य अटलांटिक कटक जो है, यानी कि मध्य अटलांटिक कटक जो है उसके मध्य जो है यानी कि कुछ दरारी आता है, दरारी नुमा यहाँ पर धरती, ये ऐसे कुछ पर्वत है तो जहाँ पर यानी कि ज्वालामुखी आती है, ठीक है। कटक यानी कि मध्य अटलांटिक कटक है, जो कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक कटक के रूप में जो ये प्लेट यहाँ पर जो है मध्य अटलांटिक कटक है, यहाँ पर जब धरती यानी कि प्लेटें आपस में हटती हैं तो यहाँ पर कोई भी दबाव या फिर जलवाष्प वगैरह ऊष्मा का दबाव पड़ता है, तो यहाँ पर जब ज्वालामुखी आती है तो एक उद्गार दरारी नुमा होता है। आगे देखते हैं अंतरा प्लेटीय, तो ये कुछ चीजें हैं यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृति शंकु जो होता है, जो ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियाँ हैं यानी कि शंकु लावा, सिंडर लावा, ढाल लावा शंकु और डाट गुंबद शंकु, मिश्रित शंकु, स्तरीय शंकु, ये परत दर परत जमाव होते हैं ये दोनों, ठीक है। इसके विषय में और हम पढ़ेंगे आगे। अभी देखिए, अब देखते हैं भारत में जो है इन इंडिया यानी कि भारत में जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में है बैरन ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन ज्वालामुखी है जिसका नाम, और ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। और प्रसुप्त ज्वालामुखी ये भी है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है और ये इसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि ये भी है अंडमान निकोबार में। तो भारत में दो ज्वालामुखी, एक सक्रिय एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। पहला है बैरन ज्वालामुखी और दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी, दोनों के दोनों अंडमान निकोबार में। अब ज्वालामुखी के कई प्रकार होते हैं जो कि हमने पहले बताया था, और ये कई प्रकार का मतलब है एक स्थलाकृति के रूप में। तो सील्ड ज्वालामुखी हमने पहले देखिए, सिंडर ये सब जो होते हैं। तो सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है, यह सबसे आम प्रकार का ज्वालामुखी है, यह ज़्यादातर लावा और राख से बना होता है, इसकी ढलान कम होती है, ठीक है। यह सिंडर कोन जो शंकु होता है ज्वालामुखी, वो क्या होता है, यह छोटा ज्वालामुखी होता है, इसकी ढलान ढीली चट्टान के टुकड़े से बनी होती है, ढीली चट्टानों से बनी होती है, जिन्हें सिंडर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यह छोटा ज्वालामुखी होता है, क्या होता है, यह छोटा ज्वालामुखी होता है, इसकी ढलान ढीली चट्टानों के टुकड़ों से बने होते हैं, ठीक है, और जिन्हें सिंडर कहते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी यह सबसे बड़ा प्रकार का ज्वालामुखी होता है, इसमें राख जो होता है, लावा और ठोस चट्टानों जैसी कई तरह की सामग्रियां होती हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं मिश्रित ज्वालामुखी क्या है। लावा डोम क्या होता है, शंकु, लावा डोम शंकु, ये जो स्थलाकृति बनती है यह विस्फोटित मैग्मा से बना होता है, और कानिकल वेंट ये क्या होता है, यह शंकुआकार ज्वालामुखी होता है, इसमें राख और लावा का हिंसक विस्फोटक होता है जिससे शंकु जैसा आकार बनता है। बस आपको एक बार देखना है, बस कोई रटना नहीं है, बस आपको समझना है, बस आपको खुद ही समझ में आ जाए। ज्वालामुखी को उनके विस्फोटक के आधार पर इनको निम्न भागों में बांटा गया है। देखिए, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक तो शांत ज्वालामुखी। प्रसुप्त सक्रिय ये यानी कि इस तरह के ज्वालामुखी अक्सर उदार होते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं ये ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी कुछ समय के बाद इन ज्वालामुखियों में फिर से उद्गार होता है। इटली के विश्ववियस ज्वालामुखी इसी प्रकार का ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये है प्रशांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है भूकंप क्या है उसके विषय में देखते हैं। भूकंप में देखिए P, L और S तरंगे होती हैं। भूकंप का अर्थ है धरती का कपकपाना यानी, ठीक है। तो धरती का कपकपाना कब हो सकता है या फिर ये भूकंप आने के कारण क्या है, तो देखते हैं। ज्वालामुखी के कारण आ सकता है, पृथ्वी का संकुचन सिकुड़ने के कारण हो सकता है, प्लेटों का यानी भ्रंश जो क्रियाएं होती हैं उसके कारण से हो सकती है, भ्रंश क्रिया, ठीक है। और कृत्रिम भूकंप जो हम मानवीकरण के कारण कहीं पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिया तो वहाँ पर भयानक भूकंप, तबाही मच जाएगी। तो ये सारी चीज़ कृत्रिम भूकंप जो आते हैं। समस्थितिक का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की उत्तम गैसों के कारण होता है, पृथ्वी की जो उत्तम गैसें जो धरती के भीतर जो ये उष्मा वगैरह से के कारण ज्वालामुखी क्रिया होती है, फिर उसके बाद वो एक तरीके से भूकंप की स्थिति पैदा करती हैं। प्लेटों का विनाश कगार, जो प्लेटों के विनाशी कगार के कारण भी होती हैं। प्लेट जो होती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं आपस में जब खिसकती हैं तो सबसे ज़्यादा रीजन यही होता है, सबसे बड़ा कारण यही होता है प्लेटों का खिसकना। और भी कारण होते हैं जो बताया, नवीन पर्वत का निर्माण होना, जब नए पर्वतों का निर्माण होता है तो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभिसरण अपसरण होता है, यानी कि जब प्लेटों का विनाशी कगार होता है तो अभिसरण होता है, अपसरण होता है, और यह इन सभी की क्रियाओं के द्वारा एक तरीके से भूकंप की सिचुएशन बन जाती है। भूकंप के प्रकार देखते हैं। देखिए, भूकंप के प्रकार देखो उत्पत्ति के आधार पर तो दो तरीके से, एक तो कृत्रिम भूकंप, एक प्राकृतिक। अब इसकी परिभाषा क्या बताएं, ये तो सभी जानते हो। कृत्रिम भूकंप एक तरीके से मानव के द्वारा, प्राकृतिक जो प्रकृति के रूप से आती है। प्रकृति में जैसे ज्वालामुखी भूकंप हो गया, पर पातालीय भूकंप हो गया ना। अब उसके बाद देखते हैं भूकंप में जो चीज़ होता है, कहीं पर एक सेंटर बनता है ना, यहाँ पर सेंटर अगर तो एक तरीके से भूकंप जो होता है जहाँ पर आता है उसी के ऊपर जैसे एक सेंटर बनता है, सेंटर पॉइंट बनता है।
और अब इसमें देखते हैं, इसमें 3 तरीके के भूकंप में जब आता है तो 3 तरीके की तरंगें निकलती हैं, पी, एस और एल तरंगे। प्राथमिक तरंगे और सेकेंडरी तरंगे, द्वितीय और एल तरंगे जो हैं इनके विषय प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी तरंगे और लघु तरंगे। प्राथमिक तरंगे 6 किलोमीटर प्रति सेकंड में इतना चलती हैं और 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सेकंड द्वितीय जो तरंग होती है, और लघु तरंग जो होती है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, इतनी स्पीड से ये तरंगें चलती हैं। इसमें सबसे खतरा कम होता है प्राथमिक तरंगों से। क्यों होता है अभी समझ जाएंगे। सबसे कम खतरा होता है, सबसे अधिक जो इससे थोड़ा अधिक खतरा होता है सेकेंडरी तरंग से, और सबसे जो खतरनाक होती है तरंग वो होती है लघु तरंगे। एल तरंगे जो होती हैं सबसे खतरनाक होती हैं, खतरा पैदा करती हैं। जो प्राथमिक तरंगे हैं ये एक तरीके से ठोस द्रव दोनों में चल सकती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती हैं, ठोस में चल सकती है, द्रव में नहीं, और ये धरातल पर चल सकता है। यल तरंगे जो होती है धरातल पर चल सकती हैं, जिस कारण से सबसे खतरनाक ये होती है। आगे देखते हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ये आती है सेकेंड तरंग, और अनुप्रस्थ के अंतर्गत एल तरंगे आती हैं। अब देखिए प्राथमिक तरंग जो होती है ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक, इसी को गौड़ कहते हैं, और धरातलीय तरंग इसको नाम जानते हैं। इसमें जो होता है इसका फिगर देखिए इस तरंगों का ऐसा है कुछ, इसमें ऐसा और यहाँ पर ऐसा। अब इसमें देखिए आवृत्ति जो है, आवृत्ति की संख्या जो है सबसे अधिक देखिए, कई बार आ रहा है ना आवृत्ति जो है ऐसे कई बार आ रहा है। और तरंग दूरी देखिए, तरंग दूरी बहुत कम है ना, बहुत कम है, ठीक है। और आयाम की ऊंचाई भी बहुत कम है, तो आयाम की ऊंचाई और तरंग दैर्घ्य दूरी ये दोनों कम है, लेकिन जिस कारण से आवृत्ति इसकी बढ़ गई है, कई बार ये आवृत्ति हो रही है। जब यहाँ पर औसत है सब कुछ और यहाँ पर भी है, तो देखिए ना कितना बड़ा बड़ा, यानी कि आवृत्ति की संख्या तो कम हो गई, देखिए कम है आवृत्ति ना, लेकिन अब आवृत्ति की संख्या कम हो गई, ठीक है, आवृत्ति की तो संख्या कम हो गई, जिस कारण से यहाँ पर तरंग दूरी जो है, तरंग दैर्घ्य दूरी जो है एक दूसरे से दूरी वो बढ़ गई है, और आयाम की ऊंचाई भी बढ़ गई। तो जब भी भूकंप आएगा, जब भी भूकंप आएगा आपको क्या करेगा, वो धरती को ऐसे हिलाएगा पूरा अचानक से, और फिर अचानक से काफ़ी देर तक पूरा झकझोर देगा धरती को इस तरीके से, मतलब कि। और जब ये तिरंगे रहें सीधे से ऐसे आराम से हिलाते हुए चली जाएंगी, और जब ये रहे काफ़ी ज़्यादा उसको डैमेज करेगा धरती की सतह। आगे हम देखते हैं भूकंप की पेटियाँ। भूकंप की पेटियों में सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागरीय पेटिका। इसमें लगभग 68% जो भूकंप आता है, इसी के कारण, यही तो कहते हैं, जो कहते हैं ज्वालामुखी फायर, रिंग ऑफ फायर के नाम से इसी को तो जानते हैं, यही जो प्लेट होती है यहीं पर, इसी के पास में जो ज्वालामुखी आता है, ठीक है। तो प्रशांत महासागरीय पेटिका लगभग 68% तक यहाँ पर भूकंप आते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर की कुछ मध्य पेटिका, कुछ जो महासागरीय जो पेटिका है कुछ ऐसे, और इसके हर तरफ लगभग भूकंप ज्वालामुखी ये सब आते रहते हैं। प्रशांत महासागर जो है ये एशिया में, प्रशांत और एशिया की टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं, जिस कारण से यहाँ पर एक तरीके से भूकंप हमेशा आता रहता है। रिंग ऑफ फायर होता है इसमें, भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है उसे देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अफ्रीका की जो प्लेट होती है और यूरोप की ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, और इंडिया की जो प्लेट होती है यूरेशिया की प्लेट आपस में टकराती हैं, जिस कारण से यहाँ पर भूकंप की स्थिति बनी रहती है। हिमालय वगैरह में देखते हैं ना, हिमालय वगैरह में तो इंडिया की प्लेट जो है और यूरेशिया की प्लेट जो है ना उसके, और यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका की प्लेटें आपस में, यही तो होगी, इधर अफ्रीका है, यहाँ पर एक तरीके से यूरोप है, और यहाँ पर यूरेशिया है, और यहाँ पर अपना भारत है। तो ये आपस में प्लेटें जब टकराती हैं, ये जो बीच वाली प्लेटें हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से भूकंप की स्थिति बनी रहती है। मध्य अटलांटिक महासागरीय पेटी जो है, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर तो जो है एक तरह से दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिस कारण से यहाँ पर उद्गार ज्वालामुखी होता है। और ये देख सकते हैं ज्वालामुखी कटक के रूप में, देखिए यहाँ पर, यहाँ जब ये वाली प्लेट इधर जाएगी, ये वाली प्लेट इधर जाएगी, तो बीच में गैप हो जाएगा, जहाँ से क्या होगा, ज्वालामुखी उद्भेदित होगा, ये उद्गार होगा, और यहाँ पर एक तरीके से ज्वालामुखी की स्थिति या भूकंप की स्थिति बन जाएगी। भूकंप के प्रभाव देखते हैं। भूकंप के प्रभाव, विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं, इसके लाभकारी प्रभाव, तो आप हेडिंग बना सकते हैं। विनाशकारी प्रभाव में कई सारे इससे विनाश होते हैं, घर वगैरह, कितनी सारी एक उनकी आर्थिक दृष्टि से या फिर जान हानि, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। और लाभ में क्या बताएंगे, अब लाभ में भी अब कुछ, मतलब कि लाभ भी कई सारे होते हैं, जो लाभ होते हैं उससे आप उसके विषय में बता सकते हैं। भूकंपीय तरंगों की माप जो होती है सिस्मोग्राफ से की जाती है। भूकंपीय तरंगों की माप सिस्मोग्राफ से की जाती है। भूकंप के समय जो सावधानियां रखनी चाहिए, आप उसको एक हेडिंग बना सकते हो, भूकंप के समय की सावधानियां, तो उसके विषय में लिख सकते हैं। अब देखते हैं भूकंप के विषय में थोड़ा डिटेल में। भूकंप पेटियाँ पृथ्वी की सतह पर भूकंपों के वितरण के क्षेत्रों को कहते हैं। जो भूकंप पेटियाँ होती है, भूकंपों के वितरण के क्षेत्रों को हम कहते हैं। भूकंप पेटियों के बारे में कुछ और जानकारी जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी भूकंप पेटी जो हमने बताया था ना, प्रशांत महासागर पेटी के किनारे स्थित है, और इसे परिप्रशांत भूकंप पेटी कहते हैं। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, जो सबसे पहले यानी कि हमने समझा ही दिया है। और जो इस महाद्वीपीय पेटी को अल्पाइन हिमालयी बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी को हम क्या कहते हैं, अल्पाइन हिमालयी बेल्ट कहते हैं, ठीक है। यह पेटी यूरोप
यूरोप से सुमात्रा तक फैली हुई है, जो कि हमने बता ही दिया है। जो यूरोप और अफ्रीका जो है वहाँ से एक तरीके से यूरेशिया और इंडिया की प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। इस पेटी में दुनिया के सबसे बड़े भूकंप आने लगभग आते रहते हैं। 17% हिस्सा आता है, भूकंप का 17% हिस्सा आता है। तो एक तरीके से ये है। मध्य अटलांटिक कटक भी एक प्रमुख भूकंप पेटी है। यह जलमग्न मध्य अटलांटिक रिज में है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जल में आता है, जल जो ये जल में जलमग्न होता है। जलमग्न मध्य अटलांटिक पेटी होती है जहाँ पर ज्वालामुखी की स्थिति बनी होती है। अब हम देखते हैं भू विवर्तनकीय की अवधारणा। भू विवर्तनकीय की अवधारणा चैप्टर नंबर मतलब कि अगला जो टॉपिक है जो भू विवर्तनकीय की अवधारणा। इसमें प्लेट विवर्तन का अर्थ क्या है, परिभाषा उसको देखें। प्लेट किनारों के प्रकार इसके विषय में देखें, और विभक्त जो इसके प्लेट किनारे जो हैं उस प्लेट के प्रकार जो हैं इसके विषय में, और इनके प्रकार क्या हैं इसके विषय में देखते हैं। तो प्लेट जो होते हैं, प्लेट किनारे जो होते हैं, किनारा जो होता है, तो वो 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के। एक विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है, एक संरक्षी प्लेट किनारा होता है, एक रचनात्मक प्लेट किनारा। यानी कि जो धरती की प्लेटें हैं ना, उनका टकराव होता रहता है हमेशा, एक मतलब कि उनका संचलन होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती हैं, इधर उधर हिलती रहती हैं, जिस कारण से उसमें आपस में हमेशा कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलता है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो 3 सिचुएशन हो सकती है। या तो हो सकता है विनाशी प्लेट किनारा हो, या फिर वहाँ पर संरक्षित प्लेट किनारा हो, या फिर रचनात्मक प्लेट किनारा हो। यानी इसको फिगर से समझते हैं, यानी कि एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट आपस में एक दूसरे से टकरा जाए, और जब टकरा जाती हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पर पर्वत का निर्माण होता है। और इस चीज़ को विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। और इस क्रिया को अभिसारी प्लेट किनारा, इसे अभिसारी प्लेट किनारा के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रिया होती है इसे अभिसारी कहते हैं, ठीक है, अभिसारी कहते हैं, अभिसारी प्लेट। तो एक तरीके से ये आपस में ऊपर चढ़ गई ना प्लेटें एक दूसरे से टकरा कर, ठीक है। ये जैसा फिगर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम और चीज़ें देखते हैं। दूसरा जो है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारे में क्या होता है, इसमें कोई प्लेट आपस में टकराती मतलब कि कोई संरक्षित रहती, सुरक्षित रहती है। देखिए एक प्लेट नीचे जा रही है और एक प्लेट ऊपर जा रही है, यहाँ पर फिगर से आराम से देख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक नई मतलब कि एक तरीके से संरक्षित रहती है प्लेट, इसीलिए संरक्षी प्लेट किनारा, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। और तीसरी चीज़ जो है ये अपसारी प्लेट किनारा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों, देखिए इसमें क्योंकि जो प्लेट है, ये प्लेट एक इधर जाएगी और एक प्लेट इधर जाएगी। तो जब ऐसे सिचुएशन बनेगी, देखिए फिर से देखिए यहाँ पर देखिए एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन तो बीच में गैप हो जाए, तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी होगा, तो यहाँ लावा निकलेगा वगैरह वगैरह, तो जिससे एक नया यानी कि एक नई प्लेट, एक नई चट्टान पर बन जाएगा, जो रचनात्मक प्लेट किनारा बन जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, ठीक है। आगे हम देखते हैं हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 1960 ईस्वी में दिया। कब दिया? हैरी हेस महोदय ने 1960 ईस्वी में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया। महासागर तथा महाद्वीप विभिन्न प्लेट के पर टिके हैं, यानी कि जो भी महासागर आपको जो धरती लगती है ना, धरती पर क्या है, या तो महासागर है या तो फिर महाद्वीप है ना, महाद्वीप है, स्थलखंड होगा या तो फिर जलखंड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्लेट कहीं ना कोई प्लेट पर ये सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्लेट जो धरती के नीचे है, चाहे समुद्र हो या पर्वत पहाड़ जो कुछ भी है, स्थलखंड है, ये सब कहीं ना कहीं धरती के अंदर प्लेटों पर टिके हुए हैं। और इन्हीं प्लेट के गमन के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं इसमें हम, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि महासागर एवं महाद्वीप जो है, महासागर एवं महाद्वीप जो है विभिन्न प्लेटों पर टिके हुए हैं। इन्हीं प्लेटों के प्रवाह से महासागर तथा महाद्वीपों का पैंजिया से निर्माण हुआ है, ठीक है। जो पहले हमने बताया था, उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था ना कि वेगनर ने वो बहाव का सिद्धांत दिया था, कैसे कैसे जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कैसे कैसे बता रहे थे, मतलब उन्होंने जो कुछ भी बताया जो हमने पढ़े, तो उन्होंने बताया कि कैसे हमारी धरती पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ, महासागरों का, तो उनके आधार पर बहाव की प्रक्रिया बताई गई थी। तो यानी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के आधार पर प्लेट के जो प्लेटें हैं एक दूसरे स्थान पर खिसक रही हैं, जिस कारण से ये घटनाएं होती हैं। तो पैंजिया से इसका निर्माण हुआ है। तो इन्हीं प्लेटों से महासागर महाद्वीपों का पैंजिया से निर्माण हुआ। प्लेट सागरीय स्थलीय दोनों हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल स्थल पे ही हो स्थलीय प्लेट होगी, सागरीय भी प्लेटें होती हैं, ठीक है। और लगभग कुल जो है 25 प्लेटें हैं, कुल लगभग 25 से ज़्यादा, कई सारी छोटी छोटी भी प्लेटें हैं। तो कई सारी बहुत बड़ी यूरेशिया प्लेट, अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और भारतीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट, ये सारी जो प्लेटें हैं आप देख सकते हैं। और भी कई सारी प्लेटें हैं आदि नाम लिखा है। तो हमने कुछ प्लेटों के नाम लिखा है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की जो है प्लेटों के अभिसरण, अपसरण और घर्षण के कारण ये क्यों होता है, उत्पत्ति क्यों हुई है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्यों दिया गया, ये चीज़ें प्लेट विवर्तन क्यों होता है, अभिसरण के कारण, अपसरण, घर्षण, इन सभी के कारण ये चीज़ें प्लेट विवर्तन की होती रहती हैं। अमेरिकी जो भूविज्ञानी हैरी हेस थे, उनको जो सागर नितल प्रसरण की खोज के लिए जाना जाता है, इसीलिए इन्हें प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है, जनक भी माना जाता है, ठीक है। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? हैरी हेस जी को माना जाता है, ठीक है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में कुछ खास बातें, जैसे कि यह भू भौतिकी का एक व्यापक सिद्धांत है। यह सिद्धांत पृथ्वी के स्थलमंडल की बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी 6 बड़े और 6 छोटे प्लेटों में
में बटी हुई है। ठीक है, 6 बड़े और 6 छोटे और भी कई सारी प्लेटें हैं, छोटी छोटी प्लेटें। ये प्लेटें लगातार गतिमान हैं और एक दूसरे के संदर्भ में पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में चलती रहती हैं। प्लेटों के सीमांत 3 तरह के होते हैं। सीमांत जो है, जो पहले ही हमने बता दिया था, जो एक तो रचनात्मक है, एक विनाशी है, एक संरक्षी। तो विनाशात्मक प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा और रचनात्मक प्लेट किनारा। तो प्लेटों के सीमांत 3 तरह के बताए थे। प्लेटों के मिलने की जगह को प्लेट सीमांत कहते हैं और यही ज़्यादातर भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, ये सब चीज़ें। तो पूछ सकते हैं पर्वतों का निर्माण क्यों हुआ? तो प्लेट विवर्तन के कारण। आगे इन सभी टॉपिक्स का महत्व है, इसलिए हम अभी बढ़ा दे रहे हैं अच्छे से, ताकि जब हम अगली यूनिट को पढ़ाएंगे, आगे के और यूनिट, तो उसमें इन चीज़ों की, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये सभी चीज़ों की बातें की जाएगी, तो वहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये बनते हैं प्लेटों की गति की, प्लेट जो होते हैं उनकी गति की वजह से महाद्वीपों का विस्थापन, पर्वतों का निर्माण, समुद्र तल का प्रसार, ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो ये सब की चीज़ें आप देखे हैं। तो यानी कि प्लेट विवर्तन मुख्य चीज़ है। जब प्लेट नीचे से खिसकेगी तो धरती स्थलखंड भी वो खिसकेगा, क्योंकि उसी के ऊपर, तो वो जहाँ पर जाएगा वो जाएगा। जब आपस में टकराएगा तो वहाँ पर आपस में कोई प्लेटें टकराएंगी तो वहाँ एक दूसरे से चढ़ जाएंगी, तो जहाँ पर एक तरीके से पर्वत या पठार का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, प्लेट विवर्तन की यह सिद्धांत भू भौतिकी का एक प्रबल, क्रांतिकारी, व्यापक सिद्धांत है। यह एक साथ महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वतों का निर्माण, समुद्र तल का प्रसार, ज्वालामुखी क्रिया, समुद्रीय कटक का उद्भव, महाखंडों का निर्माण, गहरे केंद्र वाले भूकंप आदि समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। मतलब ये सारी चीज़ों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। इसी के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लेट विवर्तन के कारण पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी की घटनाएँ होती हैं, गहरे जो भूकंप आते हैं काफ़ी गंभीर, और ये सारी चीज़ें, घटनाएँ आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, यानी कि यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, भूस्थैतिकीय और अल्फ्रेड जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसको, भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकार, ये सारी चीज़ों को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में, कम समय में, बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।